तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आरएल सर्किट पढ़ा था, तो आज आरएल सर्किट पे पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेजिस्टर आर ड्रॉज पावर पी व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। एक रेजिस्टर है जिसको किससे जोड़ देते हैं, एक रेजिस्टर है आर रेजिस्टेंस का जिसको किससे जोड़ते हैं, एसी सोर्स से। तो इसकी पावर कितना आती है, पी के बराबर। कितना आती है, पी के बराबर। अब कह रहा है अगर मैं इफ एन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस्ड इन सीरीज विथ आर, अगर रजिस्टर के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, एक इंडक्टर को जोड़ दिया जाता है ना, एक इंडक्टर को जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है अब इसकी जो नई पावर होगी, मान लेते हैं वो कितने के बराबर होगी, पी डैश, वो कितने के बराबर होगी, इन चार ऑप्शन में से कौन सा मैच करेगा। ठीक है, तो पावर का दो फार्मूला मैंने जनरली पढ़ाया है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ये करंट के फॉर्म में। और ईएमएफ के फॉर्म में क्या पढ़ाया था, पावर इज इक्वल टू ईएमएफ आर एम एस डिवाइड बाई जेड का होल स्क्वायर इंटू आर। अगर आप रेजिस्टेंस के लिए अगर सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में एसी सोर्स के साथ, तो यहाँ पे Z की जगह पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। जब यहाँ पे पुट करोगे तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF RMS का होल स्क्वायर डिवाइड बाई Z की जगह पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R स्क्वायर इंटू R हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा। तो ये EMF के फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये जो है पावर इज इक्वल टू EMF RMS स्क्वायर डिवाइड बाई R, ये सिर्फ जब रजिस्टर लगाओ तब Z की वैल्यू कितने के बराबर होती है, R के बराबर होती है। ठीक है, अब अगर रजिस्टर और इंडक्टर लगाओ तो पावर का फार्मूला यही वाला यूज होगा, ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो इस जनरल फार्मूले को यूज करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EMF RMS का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, Z का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, Z का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू R हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे Z R के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे दो चीजें आपको पता है, R और L है, Z अलग होता है। Z का फार्मूला मैंने पढ़ा है RL के लिए, अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अगर सिर्फ रजिस्टर है तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या होती है, R होती है। यहाँ पे दो है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड कर देते हैं, R से मल्टीप्लाई और R से क्या कर देते हैं, डिवाइड। ठीक है, अगर आप इतना पोर्शन देखेंगे, इतना ये वाला इतना पोर्शन देखेंगे, ये कितने के बराबर है, आपको दिख रहा है। ये जब सिर्फ रजिस्टर था तो उस वक्त पावर कितने के बराबर है, EMF RMS स्क्वायर डिवाइड बाई R के बराबर। तो इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, पावर। हाँ, पावर जब सिर्फ क्या था, रजिस्टर था, और बचा क्या, ये R इंटू आर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा, R स्क्वायर डिवाइड बाई Z स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये वाला डी वाला सही क्लियर रहेगा। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। RLC सर्किट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर सर्किट। तो एक रेजिस्टर होगा R और एक इंडक्टर होगा L जिसका इंडक्टेंस L, और एक कैपेसिटर होगा, और इसको किससे कनेक्ट कर दिए, AC सोर्स से। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C, ये AC सोर्स से कनेक्टेड है। अब इसमें देखिए तीन केसेस पढ़ने होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फेजर डायग्राम इसका बनाते हैं। इसके दो फेजर बनेंगे, एक EMF के फॉर्म में बनेगा और एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में बनेगा। समझ आ रही ना बात। तो नॉर्मल फेजर पहले बनाते हैं, जो हमने पढ़ा है इससे पहले। करंट इस लाइन में होती है, और EMF रजिस्टर का किस लाइन में होता है, इसी लाइन में EMF किसका होता है, रजिस्टर का होता है। और इंडक्टर का किधर होता है, ऊपर होता है, ऐसे लिख लीजिए, EMF किसका, इंडक्टर का। और EMF कैपेसिटर का किधर होता है, नीचे। ये EMF किसका हो जाएगा, कैपेसिटर। कर लिए ना, ये तीन चीजें लगी हुई है यहाँ पे ना। अब इसमें क्या होता है,
ध्यान से देखना, रेजिस्टर का मामला एकदम क्लियर है ना। अब ये दो, एक इंडक्टर का ईएमएफ और एक कैपेसिटर का ईएमएफ अपोजिट लग रहा है, तो तीन सिचुएशन हो सकती है। एक पहली सिचुएशन ये हो सकती है ईएमएफ इंडक्टर का बड़ा हो और कैपेसिटर का क्या हो, छोटा हो, तो नेट ईएमएफ किधर आएगा, ऊपर, पहली वेराइटी। दूसरी वेराइटी में क्या हो सकता है, ईएमएफ कैपेसिटर का बड़ा हो और ईएमएफ इंडक्टर का क्या हो, छोटा हो, ये दूसरी वेराइटी ना। और तीसरी वेराइटी जो क्वेश्चन की हो सकती है, हो सकता है दोनों का ईएमएफ क्या हो, बराबर हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो स्टेप वाइज समझेंगे। सबसे पहला केस हम समझते हैं जिसमें ईएमएफ इंडक्टर का क्या है, बड़ा है। अगर ईएमएफ इंडक्टर का बड़ा है तो फेजर कैसे बनेगा, इधर क्या हो जाएगा, करंट ना, इधर करंट हो गई, और ये ईएमएफ किसका हो जाएगा, रेजिस्टर का। ईएमएफ किसका, रेजिस्टर का। और ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ किसका, ईएमएफ किसका, इंडक्टर माइनस ईएमएफ किसका, कैपेसिटर। ये होगा ना नेट, समझ आ रही ना बात। अब इन दोनों ईएमएफ से जो आएगा वो कौन सा होगा, रिजल्टेंट, और ये किसका होगा, बैटरी का। किसका होगा, बैटरी का। तो ये ईएमएफ जो आएगा वो किसका होगा, बैटरी का। और आप जानते हो कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस तो आप जानते हो ना। अच्छा, यहां से आप फाई भी निकाल सकते हो, कॉस फाई भी निकाल सकते हो और टेन फाई भी निकाल सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ आए। इसका दूसरा फेजर बना लेते हैं, ये पहला फेजर है और ये दूसरा वाला, फिर उसके बाद कॉस फाई और टेन फाई लिखते हैं। दूसरा फेजर देखिएगा, दूसरे फेजर में क्या होगा, ये करंट की लाइन, और ये वाली लाइन में क्या हो जाएगा बताइए, रेजिस्टर। ये लाइन किसकी है, रेजिस्टेंस की। और ये वाला किसकी लाइन होगी बताइए, एक्सएल माइनस एक्सी ना। एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में फेजर होता है ना। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, जेड, जिसको क्या बोलते हो, इम्पीडेंस बोलते हो। और इम्पीडेंस कितने के बराबर होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका जेड। अब क्या चाहिए मुझे, अगर मुझे करंट की इक्वेशन और सारी चीजें लिखनी है ना, करंट की इक्वेशन लिखनी है, ईएमएफ रेजिस्टर का लिखना है, ईएमएफ इंडक्टर का लिखना है, ईएमएफ कैपेसिटर का लिखना है, बैटरी का लिखना है, मतलब जो भी लिखना है उसमें क्या चाहिए होगा, फाई। क्या चाहिए होगा, फाई। तो अगर आपको फाई की जरूरत है, किसकी जरूरत है, फाई, तो फाई क्या है, एंगल है। फाई क्या है, एंगल, ये वाला। तो फाई कितने के बराबर होगा, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो ना। तो टेन फाई कितने के बराबर होगा, टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ईएमएफ नॉट एल माइनस ईएमएफ नॉट सी डिवाइड बाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ईएमएफ नॉट आर। अगर इसको सॉल्व करोगे ना, या तो फिर आप इस फेजर से देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर। समझ आ रही ना बात। अच्छा, आप एक बार थोड़ा सा मेरे साथ रिवाइज करिएगा, बोलिएगा, जब यहां पे सिर्फ इंडक्टर था, वो क्या सिर्फ इंडक्टर क्या, जब इंडक्टर और रेजिस्टर था, क्या था, इंडक्टर और रेजिस्टर था, तो यहां पे क्या आता था, एक्सएल आता था ना। और जब रेजिस्टर और कैपेसिटर था तो यहां पे एक्सी आता था। और जब तीनों है, अगर तीनों में से एक्सएल बड़ा है एक्सी से, तो क्या आता है, एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक चीज आप एक बार फिर से थोड़ा जहन को ओपन करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर रेजिस्टर और इंडक्टर है तो रेजिस्टर को किनारे करिए, यहां पे क्या आता था, एक्सएल आता था। और जब रेजिस्टर और कैपेसिटर था तो यहां पे क्या आता था, एक्सी आता था। और जब रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर है तो रेजिस्टर को किनारे रखिए, क्या आ रहा है, बड़ा कौन है, एक्सएल, तो एक्सएल माइनस एक्सी आ रहा है। अब दूसरा केस क्या होगा जिसमें एक्सी बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सी माइनस एक्सएल आएगा। समझ आए। और कॉस फाई का फार्मूला जो होगा, कॉस फाई इज इक्वल टू, अगर आप यहां से देखोगे बेस डिवाइड बाई
हाइपोटेनियस, यहां से देखोगे तो क्या आएगा, बेस कितना R और हाइपोटेनियस कितना Z। मैं कह रहा था आपको ये हर, अगर रेजिस्टेंस सर्किट में है तो हर सर्किट के लिए ये फार्मूला कॉमन होगा, बस क्या चीज बदलेगा सर्किट के अकॉर्डिंग, Z की वैल्यू। समझ आ रही ना? अब इक्वेशन भी लिख के दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा 2-3 लिख के दिखा देते हैं। पहली मान लेते हैं ये ईएमएफ बैटरी का दिया हुआ था, ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ ना, आपको फाई पता चल गया, ये वाला एंगल कितने के बराबर है, फाई के बराबर, फाई पता चल गया। अब देखो ये ईएमएफ किसका है, बैटरी का, बैटरी का मतलब कौन सी लाइन, जेड वाली लाइन, जेड वाली लाइन ना। और आप लिखने कौन सी इक्वेशन जा रहे हो, करंट वाली, तो करंट वाली लिखने जा रहे हो तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट, क्या होता है आई नॉट। और फेज जब लिखना होगा तो आप पूरा ये बैटरी वाला ईएमएफ वाली लाइन कॉपी करोगे, साइन ओमेगा टी, और इससे किधर है, नीचे है या ऊपर है, नीचे है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -5। ये हो गई किसकी इक्वेशन, करंट की ना। अब जब आप ईएमएफ लिखोगे रजिस्टर का, दूसरी इक्वेशन ईएमएफ रजिस्टर की, तो रजिस्टर का लिखोगे तो ईएमएफ नॉट आर साइन। अब देखिए रजिस्टर कहां पे है, इससे, ये बैटरी वाली लाइन है, ये बैटरी वाली लाइन दी हुई है ना, तो बैटरी वाली लाइन से, अच्छा ये वाली किसकी लाइन है, करंट का ना, तो करंट वाली लाइन से, करंट वाली लाइन से रजिस्टर सेम फेज में, तो यही वाली चीज क्या हो जाएगी, कॉपी ओमेगा टी -5। अब किसका लिख लेते हैं, इंडक्टर का ईएमएफ एल, इंडक्टर का तो ईएमएफ नॉट एल और साइन। अब देखिएगा इंडक्टर वाला ये रजिस्टर से कितना ऊपर होता है, इंडक्टर वाला रजिस्टर से कितना, +90 ना, ऊपर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा टी -5 + π/2। ऐसे किसका लिखते आप, कैपेसिटर का लिखते, तो कैपेसिटर का लिखते तो यहाँ पे क्या आता, ईएमएफ सी, ईएमएफ नॉट सी, और फेज कहां पे होता, करंट वाले से किधर है, करंट वाले से -90, तो इस वाले में आप कितना ऐड करते, -90। तो सारी चीजें तो आप सीख लिए, समझ आ रही, इसको कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं। ये वाली चीज मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं, ये जनरल चीज है ना, उसमें से ये एक केस पढ़ रहे हैं हम ना, ये जनरल आरएलसी सर्किट का फेजर डायग्राम है, उसमें से एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं जिसमें ऊपर वाला ईएमएफ ज्यादा है, यहां पे लिख लीजिएगा, ईएमएफ एल का बड़ा है किससे, ईएमएफ सी से ना। एक आखिरी बात, क्या बच रहा है इस सर्किट का, पावर, क्या बच रहा है, तो पावर का फार्मूला जो होगा वही होगा जो पहले हमने पढ़ा है, सेम। पावर का फार्मूला क्या होगा, पहला फार्मूला आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर ना, वही सेम फार्मूला होगा। और दूसरा फार्मूला क्या होगा, दूसरा फार्मूला क्या होता है, पी एवरेज का, ईएमएफ आर एम एस डिवाइड बाई जेड का होल स्क्वायर इंटू आर ना। इसमें z कितने के बराबर है, z कितने के बराबर है, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ना। अच्छा इसका दूसरा केस पढ़ाऊं, मतलब थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं, एकदम सिमिलर पैटर्न पे। इसमें कौन बड़ा था, एक्सएल बड़ा था, और एक्सी क्या था, छोटा। अगले में क्या होगा, इस फार्मूले को लिख लीजिए, आपकी कॉपी में तो है ही है ये फार्मूला, एक ही फार्मूला है।
देखो लिख चुके ना आप, हो गया। एक पहले इसका केस पढ़ा देता हूं मैं, फिर उसके मतलब एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर उसके बाद वो दूसरा, या पहले दूसरा केस पढ़ा दे। इसमें इसमें ईएमएफ इंडक्टर का बड़ा था और कैपेसिटर का क्या था, छोटा। तो फेजर डायग्राम बना लीजिए। फेजर डायग्राम जब आप बनाओगे तो फेजर डायग्राम इस तरह से होगा। दूसरे केस में ये करंट वाली लाइन ना, और यहां पे ईएमएफ किसका हो जाएगा, रेजिस्टर ना। और इस बार कौन बड़ा है, ईएमएफ कैपेसिटर का। तो ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी, ईएमएफ कैपेसिटर माइनस ईएमएफ इंडक्टर, ये नेट होगा ना। और ये वाला क्या होगा, ये वाली लाइन किसकी होगी, रिजल्टेंट बैटरी का ईएमएफ। किसका होगा, बैटरी का ईएमएफ। ये तो आप निकाल सकते हो पाइथागोरस से, बैटरी का ईएमएफ। अच्छा, इसका दूसरा फेजर डायग्राम बना लीजिए इसके फॉर्म में। ये वाली लाइन किसकी हो गई, आई, और ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी, ईएमएफ किसका, रेजिस्टर का। ईएमएफ की जगह पे क्या लोगे आप, आर ना। और ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी, एक्स सी माइनस एक्सएल। और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन z। और z कितने के बराबर होगा, एरो मत लगाना, z कितने के बराबर होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। समझ आ रही ना बस। ये आपका क्या आ जाएगा, इम्पीडेंस आ जाएगा। अच्छा, फाई निकालना है ना, तो दो तरीके से, tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई क्या होगा, बेस में क्या है, रेजिस्टेंस ना। और cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा, cos फाई इज इक्वल टू बेस आर है ना, आर हाइपोटेनियस z ना। समझ आ रही ना बस। तो z की वैल्यू तो सेम आना है, चाहे एक्सी बढ़ाओ चाहे एक्सएल बढ़ाओ ना। आएगा आंसर, मान लेते हैं जो भी आएगा स्क्वायर होने पे कैसा आता है, प्लस ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आंसर सेम आएगा। समझ आ रही ना बस। पिछले वाले z में कौन आगे था, एक्सएल, और एक्सी क्या था बाद में, ठीक। पावर का फार्मूला सेम होगा, इक्वेशन लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इक्वेशन लिखने का तरीका मैं बता देता हूं। अगर आपको ईएमएफ की इक्वेशन दी थी ना, बैटरी की ना, ये वाली लाइन दी थी, अरे ये वाली लाइन दी थी ना, बैटरी का ईएमएफ। तो इस बार करंट किधर है, ऊपर है, तो वो जो फाई पिछले में क्या हुआ था, इस बार क्या हो जाएगा, बस सिंपल। समझ आ रही ना बस, कर ले जाओगे ना। हो गया ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताइएगा, पावर के ऊपर है। इसको बताइए कौन सा सही होगा। मेरे ख्याल से ऐसे ही आंसर आप दे सकते हो। पावर डिसिपिएटेड इन LRC सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ EMF E इज, कौन सा सही होगा। आपको पता है पावर एवरेज का फार्मूला EMF के फॉर्म में क्या होता है, EMF स्क्वायर या EMF डिवाइड बाई Z का क्या होता है, होल स्क्वायर इनटू क्या होता है, R। तो इसको ओपन करोगे, EMF स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, R डिवाइड बाई Z का स्क्वायर। तो RLC सर्किट है ना, RLC सर्किट में Z कितने के बराबर होता है, Z कितने के बराबर होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल। तो इसमें ऑप्शन से चले जाओ, पहले कौन सा लिखा हुआ है, एक्सएल माइनस एक्सी का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब इसका क्या, जेड का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है,
ये वाला ना, फोर्थ वाला सही हो जाए। समझ गए ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ये हो गया ना। चलिए एक क्वेश्चन इसका बताइएगा। एक इंडक्टर है जिसका एक्सेल दिया हुआ है 20 ओम ना, एक रेजिस्टर है ना 10 ओम, और एक कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है आर, और कैपेसिटर का एक्सी की वैल्यू जो है ये भी 10 ओम है ना। इस तरह से ये एसी सोर्स से कनेक्टेड है, एसी सोर्स से, और इसका ईएमएफ दिया हुआ है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, और साथ साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। अब आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द IRMS, फाइंड IRMS, IRMS बताना है आपको। मतलब यहां पे अगर अमीटर लगा होता तो अमीटर की रीडिंग क्या होती वो पूछ रहा है, फाइंड IRMS ना। देखो करंट किससे निकलेगी, अच्छा बैटरी कहां पे ईएमएफ आपको जाके दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, ये किसका ईएमएफ है, बैटरी का। तो बैटरी का ईएमएफ जो होता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या मान के चलते हैं, आरएमएस दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, आरएमएस। तो बैटरी का आरएमएस, बैटरी का इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू IRMS इनटू, अगर बैटरी का है तो यहां पे क्या लगेगा, Z ना। अगर आरएमएस रेजिस्टर का होता तो यहां पे क्या लगता, R। अगर आरएमएस किसका होता है, इंडक्टर का, तो यहां पे क्या लगता है, XL। अगर आरएमएस कैपेसिटर का होता तो यहां पे क्या लगता, XC लगता। तो बैटरी का है तो यहां पे क्या लगेगा, Z। अब चलिए बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 100। अब IRMS चाहिए हमें, और क्या, Z की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, फेजर से आप निकाल सकते हो। फेजर अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, ये I की लाइन है ना, रेजिस्टर कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना है 10 ना, और एक्सेल कितना दिया हुआ है, एक्सेल कितना दिया हुआ है 20, और XC कितना दिया हुआ है, XC कितना है 10। तो कौन बड़ा है, एक्सेल बड़ा है, तो नेट किधर आएगा, ऊपर की तरफ आए। ये क्या है, मैक्सिमम किधर है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कितना आएगा 10, तो ये 10 और ये 10, रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट किधर, अरे रिजल्टेंट किधर आएगा, ऊपर। और ये कितना आएगा, ये Z होगा ना, ये कितना होगा यार 10, और ये कितना होगा 10, तो रिजल्टेंट Z कितना आएगा 10√2। तो यहां पे कितना हो जाएगा 10√2। एक काम करते हैं, ईएमएफ को 100 ही, अब वो 10 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं 10, तो आसान रहेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, IRMS इज इक्वल टू 10/10√2, तो कितना हो जाएगा 1/√2। अगर यहीं पे क्वेश्चन IRMS के अलावा पीक करंट पूछता तो पीक करंट कितना होती, IRMS इज इक्वल टू क्या होता है, I0/√2। यहां से निकाल सकते हो कि, निकाल सकते हो ना, I0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRMS इंटू √2। तो ये कितना हो जाता, करंट कितना थी 1/√2 इंटू क्या हो जाता, √2, कितना आ जाती 1 एम्पियर। ये I0 हो गया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या ऐड कर सकता था, पावर, क्या चीज पूछ सकता था, पावर। तो ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं पूछ लेता पावर ना। तो पावर कैसे निकालते हैं आप, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट यहां पे कर देता हूं मैं।
एकदम सिंपल है। पावर एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू क्या होता है, आर। आई आर एम एस कितना आया है, आई आर एम एस कितने के बराबर है, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। और आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू 10, तो कितना आ जाएगा, 5 वाट। बस आंसर हो गया। अच्छा, जेड किससे निकलता है, जेड निकलता है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, ईएमएफ सबका दिया हुआ है, इंडक्टर, कैपेसिटर और किसका दिया हुआ है, रेजिस्टर का, और आईआरएमएस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आईआरएमएस। तो आपको पता है ईएमएफ आरएमएस जो बैटरी का होगा ना, किसका होगा, बैटरी का, वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, अच्छा ये देखो, इन दो ईएमएफ में से कौन सा बड़ा है, इन दो ईएमएफ में से कौन सा बड़ा है, कैपेसिटर और इंडक्टर में से। ये इंडक्टर है और ये कौन है, कैपेसिटर। किसका बड़ा है ईएमएफ, इंडक्टर का। तो नेट ईएमएफ किधर आएगा, ऊपर। और ये कौन सा ईएमएफ होगा, रजिस्टर वाला ना, ये कौन सा होगा, रजिस्टर वाला। और ये किसका होगा, ईएमएफ आरएमएस किसका, रजिस्टर का। और ये क्या होगा, ईएमएफ आरएमएस किसका, इंडक्टर, माइनस ईएमएफ आरएमएस किसका, कैपेसिटर ना। ये कितने के बराबर आएगा, रजिस्टर वाला कितने के बराबर है, 100। और ये कितने के बराबर है, 100। तो रिजल्टेंट कितने के बराबर आएगा। अच्छा, जो रिजल्टेंट आएगा वो किसका होगा, ईएमएफ आरएमएस किसका होगा, बैटरी का। वो कितने के बराबर होगा, 100√2 आ जाएगा ना। अच्छा, अब बैटरी का निकल गया, तो अब जेड निकालना कोई बड़ी बात है। ईएमएफ आरएमएस किसका, बैटरी का, इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू क्या हो जाएगा, जेड। अच्छा, ईएमएफ आरएमएस बैटरी का कितना आया, 100√2। आई आर एम एस कितने के बराबर है, 1 इंटू जेड। तो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100√2 ओम। आ गया। अब इसके बाद दूसरा क्या पूछा है, आर। ये किससे निकलेगा, ये किससे निकलेगा, आर रजिस्टर वाले से। तो देखिए रजिस्टर वाला ईएमएफ कितने के बराबर, ईएमएफ आरएमएस किसका, रजिस्टर, इज इक्वल टू आई आरएमएस इंटू क्या होगा, आर। तो ईएमएफ आरएमएस रजिस्टर का कितना है, 100, और करंट कितना है, 1। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो ना। ऐसे ही किसका निकाल लोगे, सी का। यहां पे क्या हो जाएगा, एक और करा के बता देता हूं, ईएमएफ आरएमएस किसका, कैपेसिटर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू एक्सी ना। अच्छा, एक्सी कितने के बराबर होता है, एक्सी कितने का, 1/ओमेगा सी। ओमेगा कहां से निकल आएगा, फ्रीक्वेंसी से। समझ आ रहे, आप यहां से क्या निकाल लोगे, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू आ जाए। ऐसे ही किसकी निकाल लोगे, एल की। और फाइनली एवरेज पावर कितने के बराबर होती है, एवरेज पावर कितने के बराबर होती है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस पहले से पता है कितने के बराबर है, 1। और आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहां से आई है ना, कितने के बराबर है, 100 के बराबर। यहां पे रख दो तो कितना आ जाएगा, 100 वाट। निकल जाएगा ना, कर ले जाओगे ना, सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। लिख चुके आप, ओए हो गया ना। अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट। ये इस वैरायटी पे कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस ये आरएलसी से रिलेटेड है, वो एलसी या एलआर से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एन एलसीआर सर्किट जिसमें एल की वैल्यू इतना है और कैपेसिटेंस की वैल्यू इतना है, रजिस्टर की वैल्यू इतना है, 120 ओम, इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ इतना ना, ईएमएफ दिया हुआ है ना। अच्छा, ईएमएफ सोर्स का है ना, तो ये किसका है, बैटरी का। फाइंड द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब जेड वैल्यू, कौन सी वैल्यू चाहिए, जेड वैल्यू। और पीक वैल्यू करंट की चाहिए, क्या चाहिए, पीक वैल्यू करंट की चाहिए। आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, देखिएगा मैं आपको हिंट कर देता हूं, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा।
यहाँ पे एक इंडक्टर और यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर और एक क्या लगा हुआ है, रेजिस्टर, और यहाँ पे एक सोर्स। इस बैटरी का जो सोर्स है वो कितने का है, उसकी इक्वेशन दी हुई है, E इज इक्वल टू 30 साइन 100t, इतना दिया हुआ ना। अब आप देखिएगा इसकी वैल्यू दी हुई है, L इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100 मिली, मिली मतलब 10 की पावर -3 हेनरी, और कैपेसिटेंस C कितना दिया हुआ है, 100 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 फैरेड, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 120 ओम, इतना दिया हुआ है। अब मुझे लगता है कि XC और XL निकालने की जरूरत है। किसको निकालने की जरूरत है, XC और XL। XC और XL जब पता चल जाएगा तो आपको इंपीडेंस चाहिए ना। इंपीडेंस का फार्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू √R² प्लस जो बड़ा हो, XL बड़ा है तो XL, XC बड़ा है तो XC माइनस XL का ये होता है, ये Z। तो XC और XL की वैल्यू चाहिए ना, तो XL कितने के बराबर होता है, ओमेगा L के बराबर। मुझे लगता है ओमेगा यही तो है T के साथ जो लगा हुआ है, हाँ, तो ओमेगा L से निकल आएगा XL। XC निकालना है, XC कितने के बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू 100 है और C की वैल्यू है, आप XC निकाल सकते हो। समझ आए। अब इसमें से दिख जाएगा कौन बड़ा है, XL बड़ा है या XC बड़ा है। जो बड़ा होगा वो वाला फार्मूला यूज कर देना, आपको क्या निकल आएगा, पहला इंपीडेंस निकल आएगा। दूसरी चीज आपसे क्या पूछा है, पीक वैल्यू। क्या पूछा है, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू अगर करंट की पूछा है तो करंट की पीक वैल्यू जो होगी, अच्छा ये वाला कौन सा ईएमएफ है, थोड़ा सा बताइए। पीक ईएमएफ है ना, और वो भी किसका है, बैटरी का। तो बैटरी का अगर ईएमएफ यूज कर रहे हो, दूसरे क्वेश्चन में बैटरी का ईएमएफ अगर यूज कर रहे हो पीक वाला, तो यहां पे क्या होगा, I0 इंटू जेड ना। तो बैटरी का पीक ईएमएफ कितना है, 30, और जेड की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से। तो यहां पे I0 इंटू जेड की वैल्यू रखो, I0 आ रही, कितना आ रहा है, जेड की वैल्यू 150 आ रही है। हाँ सही है, जेड की वैल्यू 150 आएगी। जेड की वैल्यू कितना आएगी, 150। I0 आएगा 0.2 एम्पियर। हो गया, ये देखो ये वाला, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस आर 80 वोल्ट, 40 वोल्ट और 100 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये ईएमएफ किसका माना जाएगा, आरएमएस माना जाएगा। ये ईएमएफ किसका पहले दिया हुआ है, ईएमएफ किसका, आरएमएस रजिस्टर का, फिर ईएमएफ किसका, आरएमएस किसका दिया हुआ है, रजिस्टर के बाद कैपेसिटर, फिर ईएमएफ आरएमएस किसका, आरएमएस किसका, इंडक्टेंस। ये तीनों वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है, 80 और कितना 40 और कितना 40। आपको 100 है ना। आपको साफ दिख रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर में से किसका ईएमएफ ज्यादा है इंडक्टर का ज्यादा है। तो नेट किधर कितना ऊपर आएगा बताइए, 60। और रजिस्टर वाला कितना है, रजिस्टर वाला कितना है, रजिस्टर वाला कितना है, 80 है। ये है ना, समझ आ रही ना बात। तो आपसे क्या पूछा है, द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट विल बी। तो पावर फैक्टर आपसे पूछा है ना, पावर फैक्टर क्या होता है थोड़ा सा बताइएगा, cos फाई ना, निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल लीजिए आराम से आ जाए। कितना आ जाएगा, हाँ cos फाई आराम से आ जाएगा। cos फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। ये कितना आएगा बताइए,
100 आएगा, तो बेस कितना 80, हाइपोटेनियस कितना 100, कितना आ जाएगा? cos फाइव पूछा है, फाइव नहीं पूछा है। पावर फैक्टर किसे बोलते हैं? cos फाइव को। समझ आ रही ना बात? कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन पावर फैक्टर पे है, रेजोनेंस से रिलेटेड। देखिए आप पहचान पाते हैं कि नहीं? इन एन इलेक्ट्रिकल लिख चुके ना? देखिए इसका आंसर मेरे ख्याल से ऐसे ही दिमाग से आप दे सकते हैं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट आरएलसी, आरएलसी सर्किट है, एंड एन एसी वोल्टेज सोर्स आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन एल इज रिमूव्ड। देखना ध्यान से, तीनों लगे हुए हैं सर्किट में। कौन लगा हुआ है? आर एल सी, तीनों लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। इधर क्या होगा? आई ना, आई वाली लाइन में कौन होगा? आर, या फिर कह लीजिए ईएमएफ किसका? आर का ना। और इधर किसका ईएमएफ होगा? इंडक्टर का। और इधर नीचे किसका होगा? कैपेसिटर का। ठीक है, ये तीनों हो गए। या यहां तक क्लियर है? अब कह रहा है हमने क्या किया, व्हेन एल इज रिमूव्ड, एल रिमूव कर दोगे, एल रिमूव करो, हटाओ। एल रिमूव करने के बाद तो ये रिजल्टेंट ईएमएफ बैटरी का किधर आएगा? ये हट गया है ना, ये हट गया, ऐसे आएगा ना, ये ऐसे आएगा। और कह रहा है ये जो फेज एंगल फाई है ना, वो फाई कितने के बराबर आ रहा है? पाई/3, पाई/3 के। ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकली ऐसे कर सकते हैं खाली दिमाग लगा के। अब देखना अगला स्टेप। फिर उसके बाद कह रहा है दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, सी को रिमूव किया। तो सी को रिमूव करोगे तो ये आर बचेगा और एल बचे। कह रहा है इसका जो रिजल्टेंट आता है उसका भी फेज एंगल क्या है? पाई/3। ये भी कितने के बराबर है? पाई/3 के बराबर। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट जितने एंगल पे आया है तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट उतने एंगल पे आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो एक्सएल बराबर है किसके? तो अगर एक्सएल बराबर हो जाता है एक्सी के, तो फेजर से सिर्फ कौन बचता है? ये आई, और ये कौन? आर। ऊपर कौन है? एक्सएल। नीचे कौन है? एक्सी। एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएगा? कैंसिल। अगर सिर्फ रजिस्टर है तो cos फाई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 1 होती है, पावर मैक्सिमम होता है। cos फाई की वैल्यू कितने के बराबर? तो आपसे क्या पूछा है, बस आंसर हो गया। समझ आई ना बात? अच्छा क्वेश्चन है ये। ये तो मैं करा चुका हूं कल ना, ये वाला क्वेश्चन हो चुका था कल। ये वाला करिए। ये वाला बहुत ही सिंपल फार्मूले पे है। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है। ये करंट की इक्वेशन है और ये वोल्टेज मतलब ईएमएफ की इक्वेशन। द एवरेज पावर ऑफ कंज्यूम इन द सर्किट इज। तो एवरेज पावर का सिंपल सा फार्मूला, इसमें सर्किट मेंशन नहीं है, तो अगर सर्किट मेंशन नहीं है तो एवरेज फार्मूला क्या होता है एवरेज पावर का? ईएमएफ आरएमएस आई आरएमएस इनटू cos फाई ना। अच्छा, फाई किसके किसके बीच का फेज डिफरेंस होता है? करंट और ईएमएफ के बीच में। यहां पे एंगल इतना है और यहां पे एंगल इतना है, फेज इतना है, तो इसका डिफरेंस कितने के बराबर आएगा? पाई की वैल्यू कितने के बराबर है? इसका डिफरेंस देखिए कितने का बराबर? पाई/3। पाई/3 मतलब 60 आ गया। अब ये वाली वैल्यू कितने के बराबर होती है? आई नॉट। मुझे चाहिए क्या? आई आर एम एस। तो आई आर एम एस कितने के बराबर होती है? आई नॉट बाई √2। आई नॉट कितने के बराबर? 1/√2, और √2 पहले से है तो कितना हो जाएगा? 1/2। ऐसे ईएमएफ आरएमएस चाहिए। ईएमएफ आरएमएस इज इक्वल टू क्या होगा? ईएमएफ नॉट डिवाइड बाई √2। ईएमएफ नॉट कितने के बराबर है? 1/√2, और √2 पहले से तो कितना हो जाएगा?
1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, बस आंसर हो गया। ये एक जनरल क्वेश्चन करा दिया पावर का, ताकि आपको ये फार्मूला एकदम छोड़ मत देना। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। इन ए LCR circuit are connected in series with alternating voltage source of frequency f ना। LCR सर्किट है जिसमें सोर्स जो है अल्टरनेटिंग है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है f है। द करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज ना। करंट क्या करती है, लीड करती है किसको, वोल्टेज को। अब ये फेजर से सबसे पहले डिसाइड होगा। यहां पे क्या चीज है, करंट, ये कौन सी लाइन हो गई, करंट की, और यही लाइन जो करंट की है वही ईएमएफ किसका है, रेजिस्टर का, या रेजिस्टेंस बोल लीजिए। ये किसकी लाइन है, रेजिस्टेंस। ऊपर क्या होगा एक्सएल और नीचे क्या होगा एक्सी ना, नीचे क्या होगा एक्सी। अब मुझे थोड़ा सा आप लॉजिकली बताइए, ये लाइन किसकी है, करंट की। अब कह रहा है जो नेट ईएमएफ है, करंट लीड कर रही है, करंट लीड कर रही। तो अगर एक्सएल बड़ा होता एक्सी छोटा होता तो नेट इधर आता ना, नेट मतलब बैटरी वाला, तो करंट से ये ईएमएफ नेट क्या करता, लीड करता। इसमें लीड कौन कर रहा है, करंट। तो करंट अगर लीड कर रही है तो एक्सी बड़ा है और एक्सएल छोटा है, तो एक्सी बड़ा है एक्सएल छोटा है, तो इधर क्या आएगा एक्सी माइनस एक्सएल, और ये किसकी लाइन होगी, रेजिस्टर की आर ना, और ये किसकी लाइन होगी बताइए, इंपीडेंस जेड की ना। ये किसकी लाइन होगी, जेड की। समझ आ रही ना बात। अच्छा ये देखो, ये यही लाइन किसकी है, करंट की। तो करंट से ये क्या कर रहा है, करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो ये बात डिसाइड हो गई। और कितने एंगल, 45 डिग्री, 45 ना। अब आपको पता है 1045 कह रहा है द वैल्यू ऑफ सी इज, सी की वैल्यू चाहिए कैपेसिटेंस की। तो आपको पता है 1045 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर ना। अच्छा 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, एक्सी कितने के बराबर होता है 1/। अच्छा आर को इधर ले आइए, आर को इधर ले आओगे तो आर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। अच्छा फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है एफ, तो इसको तोड़ दो 2 एफ सी, और ये कितना हो जाएगा 2 एफ एल ना, और ये क्या हो जाएगा आर। इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस 2 एफ एल, और इधर क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/2 एफ सी। एक काम करते हैं ना, सी चाहिए ना, तो सी को इधर ले आइए, बाकी को इधर लेके चले जाइए। तो कितना हो जाएगा सी इज इक्वल टू, कहां लिखें, सी इज इक्वल टू, ये नीचे क्या है 1/2 एफ, सी को इधर निकाल लिया और इसको इधर लेके चाहिए आर प्लस 2 एफ एल, बस आंसर होगी। समझ आ रही ना बात। एक बार फिर बता दे रहा हूं, कह रहा है करंट क्या कर रही थी, लीड कर रही थी किससे, वोल्टेज से। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो कौन माना जाएगा, बैटरी का वोल्टेज। तो बैटरी का क्या होता है, नेट होता है ना। तो करंट लीड कर रही है, तो नेट नीचे कब आएगा, करंट लीड कब कर सकती है, जब एक्सी बड़ा हो एक्सएल छोटा हो। और ईएमएफ लीड कब करेगा, जब एक्सएल बड़ा होगा। तो ये उसका क्वेश्चन। और कितने से लीड कर रही थी करंट 45, तो यहाँ पे 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे क्या करना था, एक्सी की जगह पे रख दिया और एक्सएल की जगह पे फार्मूला रखा, सॉल्व कर दिया।
फोटो ले लीजिए इसका जल्दी से। हो गया ना? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आराम से लिख लीजिएगा ना। इस वाले का आंसर बताइएगा। इस वाले क्वेश्चन को मेरे ख्याल से सीधा आंसर आप दे दीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ए स्मॉल सिग्नल वोल्टेज ये दिया गया ना, इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर सर्किट है। प्योर कैपेसिटर सर्किट को क्या दिया जाता है? ये वोल्टेज दिया जाता है, बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से जोड़ने पे आप ये बताइए करंट लीड करती है या लैग कैपेसिटर? फेजर डायग्राम याद करिए, करंट इधर होती है ना, और कैपेसिटर का ईएमएफ किधर होता है? नीचे होता है। ये ईएमएफ किसका है? कैपेसिटर का। तो इसमें कौन लीड कर रहा है? तो पहली लाइन क्या लिखी हुई है? करंट आई इज इन फेस विथ वोल्टेज। क्या करंट और वोल्टेज सेम फेस में? नहीं, गलत। दूसरा, ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। ये बात सही है, पावर लॉस जीरो होता है फुल साइकिल में। फुल साइकिल में पावर लॉस क्या होता है? कैपेसिटर के लिए भी जीरो और इंडक्टर के लिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। इसमें दो ऑप्शन सही है। सी वाला देखिएगा, द करंट आई लैग्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2। करंट लैग कर रही है, ये बात गलत है, करंट लीड कर रही है। ऐसे एंगल देखा जाता है ना। अब कौन सा है? करंट आई लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2। ये बात क्या है? सही है। करंट आई लीड्स वोल्टेज बाई पाई, ये बात गलत है। समझ आ रही ना? ये क्लियर रहेगा ना? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। देखो अगला, देखो इस वाले को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थ्योरेटिकल है। आरसी सर्किट है। कौन सी सर्किट है? आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से आरसी सर्किट कनेक्ट की गई है। व्हेन कैपेसिटर इज एयर फील्ड, दो कंडीशन है। व्हेन कैपेसिटर इज माइका फील्ड, मतलब एक बार कैपेसिटर विदाउट मीडियम है और एक बार विथ मीडियम। पहला विदाउट मीडियम, दूसरा विथ मीडियम। कह रहा इस सिचुएशन में करंट थ्रू द रजिस्टर इज, तो सबसे पहले आई इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इज इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ डिवाइड बाई क्या होगा? रेजिस्टेंस। करंट, ये ईएमएफ किसका है? ये ईएमएफ बैटरी का है। तो यहां पे क्या लोगे? जेड लोगे। क्या लोगे? जेड लोगे। समझ आ रहे? यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। करंट थ्रू द रजिस्टर इज आई। करंट थ्रू द रजिस्टर इज आई एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो मैंने आपको बताया है, करंट चाहे रजिस्टर से हो, चाहे कैपेसिटर से हो, चाहे बैटरी से हो, करंट का कोई मसला नहीं होता। वो क्या होता है? सेम होता है। तो चलिए करंट हम किससे निकाल रहे हैं? मान लेते हैं बैटरी से निकाल। तो ईएमएफ बैटरी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? जेड। अच्छा, जेड की वैल्यू क्या होती है? कौन कौन जुड़ा हुआ है? आरसी। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सी के बजाय क्या लिख सकते हो? 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा, विदाउट एयर, मतलब एयर फील्ड जब कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? सी। और जब माइका फील्ड होगा तो के टाइम्स हो जाता है, के सी। और के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये कैपेसिटर में पढ़ाया। तो अब ये मुझे बताइए, पहले एयर फील्ड था तो यहां पे सी था, और दोबारा क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू क्या है? बड़ी है। तो जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो 1 डिवाइड बाई ना, तो ये वैल्यू क्या होगी? छोटी। अगर ये छोटी होगी ना तो ओवरऑल करंट क्या आएगी? बड़ी है। तो दूसरे केस में करंट क्या है? बड़ी है। और पहले केस की करंट क्या है? छोटी है। तो इसमें कह रहा है दोनों केस की करंट क्या है? बराबर है। तो ये क्या है? गलत। करंट से रिलेटेड एक ही ऑप्शन था। तो हकीकत में सही कौन सा? नहीं समझ आया? ये वाली वैल्यू क्या है? माइका फील्ड वाली, सेकंड कंडीशन। तो अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो 1 डिवाइड बाई क्या आएगा? छोटी। और ये छोटी, कोई चीज डिवाइड बाई छोटी हो तो क्या हो जाता है? बड़ा होता है ना। तो सेकंड केस की करंट क्या है? मतलब आई बी बड़ा है किससे? ये होता तो सही होता। समझ आ रही ना? अब दूसरा आ जाइए, वोल्टेज अक्रॉस दी। ये जो वोल्टेज लिखे हुए हैं वो वोल्टेज अक्रॉस दी क्या है? कैपेसिटर है। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर कितने के बराबर होगा? ईएमएफ अक्रॉस दी कैपेसिटर बराबर होगा किसके? आई इंटू
एक्स सी, यही होगा ना। अच्छा एक्स सी कितने के बराबर होता है? 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी, यही होता है ना। अब आप मुझे जवाब दीजिएगा, ओमेगा जो है ना, ओमेगा समझ आए, ओमेगा सी है ना। अच्छा पहले केस में क्या होगा? सी, तो ईएमएफ कुछ होगा, और दूसरे केस में क्या होगा? केसी, तो ईएमएफ घट जाएगा या बढ़ जाएगा? अरे बढ़ जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? सी से क्या हो जाएगा? केसी, तो ईएमएफ घट जाएगा ना। ईएमएफ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ईएमएफ सेकंड केस में क्या है? कम, और फर्स्ट केस में क्या है? ज्यादा। तो फर्स्ट केस में ज्यादा है और सेकंड केस में कम है, तो वीए बड़ा है किससे? समझ आई? नहीं समझ आया क्या? अरे यार सी है पहले केस में और दूसरे केस में क्या है? केसी, केसी ज्यादा है ना, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? उल्टा है ना, तो कम हो जाएगा। सेकंड केस में ईएमएफ क्या होगा? कम। ये दो क्वेश्चन हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, वो करा देते हैं, वो भी थ्योरेटिकल। एक आखिरी क्वेश्चन आज का। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। A coil having self inductance L is connected in series with the bulb with an AC source. बल्ब मतलब क्या? रेजिस्टर। बल्ब मतलब रेजिस्टर। एक रेजिस्टर है और उसके साथ कौन कनेक्टेड है? इंडक्टर। क्या कनेक्टेड है? इंडक्टर। तो ये रेजिस्टर हो गया और ये क्या हो गया? इंडक्टर हो गया। तो मतलब ये चोक कॉइल बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा? चोक कॉइल। ये आर हो गया और ये क्या हो गया? एल हो गया। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस। ऐसा क्यों हुआ कि ब्राइटनेस बल्ब की कम हो गई? तो कह रहा है पहला रीजन ये है, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, इस कॉइल के अंदर आयरन रॉड इंसर्ट कर देते हैं, इस वजह से कम हो गई। या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी जो है एसी सोर्स की क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आई इज इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ डिवाइड बाई, अगर इंडक्टर है तो क्या होगा? एक्सएल। क्या होगा? एक्सएल। और एक्सएल कितने के बराबर होता है? ओमेगा एल के बराबर। तो सबसे पहले इन तीन ऑप्शन को मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डिक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो करंट क्या करेगी? इंक्रीज, और करंट इंक्रीज करेगी तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये घटने का रीजन पूछ रहा है, और ये क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज करेगी तो करंट क्या करेगी? इंक्रीज, और ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये उल्टा रीजन है, गलत है। ये वाला देखिए, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टर इज रिड्यूस। अच्छा इंडक्टेंस का फार्मूला मैंने अगर आपको याद हो, याद करने का तरीका बताया था मुन्ना वाला, म्यू नॉट स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू एरिया। अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा तो एल क्या होगा? एल बढ़ेगा। अगर एल बढ़ेगा तो करंट क्या होगी? करंट क्या होगी? कम। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या किया है? कम किया है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कम करोगे तो एल क्या हो जाएगा? कम। कम होगा तो करंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाए। बढ़ने के साथ साथ ब्राइटनेस बढ़नी चाहिए, तो रिड्यूस का केस है, ये भी क्या है? गलत। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया होता तो सही हो जाता ना। आखिरी देखिए, ये एक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी। अच्छा एक्सी और एक्सएल बराबर हो जाए तो एक चीज आप देखिए, करंट का फार्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाई जेड। जेड की जगह पे क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का क्या होता है? अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी। तो ये भी करंट बढ़ने का बता रहा है, हालांकि क्या होना चाहिए? ब्राइटनेस घटाने के लिए करंट कम। ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? सही। अब रीजन समझिएगा इसका भी। एक चीज आप समझिए, जब इंडक्टर के अंदर आयरन डालेंगे, आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और उसकी म्यू वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। म्यू ज्यादा होने की वजह से एल ज्यादा हो जाए, एल ज्यादा होने की वजह से करंट घट जाए, करंट घटने की वजह से ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए सही कौन है? टेबल। समझ आ रही ना बात? तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, इसको कर लीजिएगा आप। बाकी इससे आगे कल मेरे ख्याल से 1.25 घंटा लगेगा, खत्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू।